सुनसान रास्ता, चित्कार करती आवाज़ें, चारों तरफ पतौरा या थोड़ा सा झाड़ फूक था और एक व्यक्ति अपने काम से अवकाश ले रक्षाबंधन के कारण घर वापस आ रहा था। दिनांक 29 अगस्त 2023, 3-4 महीने पुरानी घटना और उसकी 3 लोगों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। आज की हमारी कहानी बहुत ही दर्दनाक, रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और क्या कोई चंद रुपयों के लिए ऐसी वारदात कर सकता है? अगर आप इस कहानी में जुड़े रहेंगे तो आप सारी कहानी से वाकिफ़ हो पाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त प्रदीप त्रिवेदी। आज की हमारी जो घटना है वो डहरपुर से बिहारीपुर जाने वाला एक मार्ग है। उत्तर प्रदेश की राजधानी का एक ज़िला है बदायूं। बदायूं के अंतर्गत एक थाना आता है दातागंज, और दातागंज में डहरपुर से जो बिहारीपुर पापड़ महादेव मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता है, वहाँ पर एक 20 वर्षीय युवक अपने मौसा, डहरपुर में उसके मौसा की फैब्रिकेशन की दुकान थी। उस फैब्रिकेशन की दुकान से जब उसकी छुट्टी हुई तो शाम को अपने घर के लिए निकला था। पहले वो एक दोस्त के साथ थोड़ी दूर आया, फिर वो पैदल पैदल सुनसान रास्ते पर, रात ज़्यादा हो गई थी, जा रहा था। पीछे से 3 लोग आते हैं मोटरसाइकिल से और उसके पीछे से एक लात टाइप की मारते हैं। वो चेहरे के बल ज़मीन पर गिर जाता है, और जब वो गिरता है तो वो लोग तुरंत उसके ऊपर चाकू से हमला करने वाले थे, लेकिन उसने पूरी बहादुरी से, पूरी ताकत से, पूरी एनर्जी से, पूरी ऊर्जा से उनको बचाव के लिए प्रयास करता है। लेकिन वो अकेले था, वो 3 लोग थे। ऐसे में उसने पूरा प्रयास किया, लेकिन वो लोग उससे लूटपाट करना चाहते थे या कोई रंजिश थी। ऐसे में इसी आपसी झड़प में वो लोग उसकी हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद फरार हो जाते हैं। कुछ समय बाद वहाँ पर एक राहगीर गुजरता है और वो पुलिस को इस घटनाक्रम के बारे में बताता है। जब पुलिस घटनाक्रम में जानती है तो तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है, और घटनास्थल पर पहुंचने के बाद जब उसकी सांसें थोड़ा थोड़ा चल रही थी, इसलिए उसे अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल ले जाते समय बरेली रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु हो जाने पर जब उसका पता लगता है तो पता ये लगता है कि बिहारीपुर के रहने वाले ये महेश शर्मा का पुत्र अभिषेक शर्मा है। अब पुलिस वाले वहाँ पर जो साक्ष्य मिल सकते थे उनको पूरा निकालने का प्रयास करते हैं। उसके बाद घर वालों से भी बातचीत की जाती है। घर वालों से पूछा जाता है कि कोई इसकी हत्या क्यों करेगा। तो इनका जो भाई है वो बताता है कि एक गांव है खिरिया, जो थोड़ी दूर पर है, वहाँ एक लड़की से इसका प्रेम प्रसंग चलता था। मुझे लगता है उस लड़की ने ही मिलकर मेरे भाई की हत्या करवाई होगी। ऐसे में वह जो आरोप बताता है, वह आरोप हीरालाल पुत्र रामगोपाल, बलवंत राम पुत्र रामगोपाल और हिमांशु पुत्र हीरालाल, 3 लोगों के खिलाफ नामजद FIR करता है कि मेरे भाई की हत्या का कारण यही लोग हो सकते हैं। अच्छा, जब व्यक्ति जा रहा था उस समय वो फ़ोन पे चैटिंग कर रहा था, बात करते हुए जा रहा था, तो मोबाइल की भी निकाला जाता है, उसमें भी उसी लड़की से बात होना पाया गया था। ऐसे में पुलिस को भी लगता है, हो सकता है शायद उसकी लड़की से प्रेम करता हो, परिवार वालों को पसंद ना हो, इस वजह से उन्होंने ऐसा दुर्दांत अपराध किया हो। ऐसे में उनको थाने लाया जाता है, पूछताछ की जाती है, सारी जांच पड़ताल की जाती है, उनके मोबाइल लोकेशन भी निकाली जाती है।
लेकिन सारी तरीके से पुलिस जो भी तरीके थे, मुखबरों के आधार पे, पूछताछ के अनुसार सब कुछ निकल कर जब सामने आता है तो वो कहीं से अपराधी साबित नहीं हो रहे थे। उन्होंने उस जगह पर गए ही नहीं थे जहाँ पर ये हत्या हुई थी, ना उनकी मोबाइल की लोकेशन बता रही थी, और जहाँ पर भी वो लोग बता रहे थे वो सब कुछ सही सही था। अब पुलिस के लिए बहुत विषय बन जाता है कि ऐसे में ये हत्या अगर हुई है तो किसने की होगी, और लड़के के, मृतक के परिवार वाले बार बार इन्हीं लोगों पर आरोप लगा रहे थे, जबकि पुलिस का पूरा जांच पड़ताल कहीं से उन लोगों को अपराधी साबित नहीं कर रही थी। ऐसे में परिवार वालों को लगता है पुलिस कहीं ना कहीं इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है, ये लोग अपराधी हैं लेकिन इनके ऊपर सही से कार्रवाई हो नहीं पा रही है। उधर पुलिस इस केस की तफ्तीश में लगी हुई थी, जांच पड़ताल में लगी हुई थी, और वो ये भी बताता था कि ये बैग भी टांगे हुए था और इसके पास एक मोबाइल भी था। अब वो मोबाइल का कहीं से कोई पता नहीं चल रहा था जिससे पता चले कि इसने रात में बात किससे की, बस जो भी पता चल रहा था वो चैटिंग ही निकल कर सामने आई थी। ऐसे में लगभग जब 10-15 दिन बीत जाते हैं तो एक दिन वो मोबाइल में एक सिम डाला जाता है जो कि पुलिस ने IMEI नंबर से ट्रेस पे लगा दिया था। जब वो नंबर ऑन होता है तो उसमें सिम तो कोई दूसरा पड़ा था, लेकिन जो मोबाइल की लोकेशन थी वो दिल्ली दिखा रही थी। कहाँ, बदायूं से लगभग 250-300 किलोमीटर दूर, दिल्ली 300 किलोमीटर दूर। जब यहाँ बदायूं पुलिस दिल्ली पुलिस से संपर्क करती है और दिल्ली पुलिस उस नंबर जहाँ पे चालू हुआ था उसको पकड़ कर लाया जाता है, और पुलिस जब उससे अपने तरीके से पूछताछ करती है तो जो तथ्य सामने आता है वो आप भी सुनेंगे तो आप भी अचंभित रह जाएंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई चंद रुपयों के लिए इतना दर्दनाक कार्य करेगा। वो व्यक्ति कहता है, मुझे सर इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये मोबाइल मैंने वसीम नाम के व्यक्ति से ख़रीदा था। मैंने सेकंड सस्ता मोबाइल मिल गया था इसलिए मैंने ख़रीद लिया। पुलिस जांच पड़ताल करती है तो निकल कर यही सामने आता है कि यह व्यक्ति सत्य बोल रहा है। ऐसे में वसीम कौन है, तुमको कहाँ से मिला, तुम्हारा उसका परिचय कैसे है, जब ये सारी बातें सामने आती है तो वो वसीम को मिलवाने में पुलिस की मदद करता है। वसीम जो था वो एक थाना बदायूं का ही है, मूसा झाग, वहाँ का एक गांव है हथनी भूड़, वहाँ का निवासी था। जब वसीम को पुलिस अपने मुखबरों के आधार पर, समासूतों के आधार पर और उस व्यक्ति के आधार पर पकड़कर थाने लाती है तो बताता है कि ये काम अकेले मैंने नहीं किया था, इसमें मेरे दो साथी ओमेंद्र और जीशान भी शामिल थे। अब ओमेंद्र को भी पुलिस उसके बताए संवाद सूत्रों के आधार पर पकड़ लेती है, लेकिन जीशान फरार था। ऐसे में ओमेंद्र और वसीम को जब थाने लाया जाता है तो वो लोग बताते हैं कि जो जीशान था उसने दातागंज से ही एक चाकू खरीदा था। हम लोगों के पास पैसा नहीं था, रक्षाबंधन नज़दीक आ गया था, पैसे की बहुत ज़रूरत थी। ऐसे में हम लोगों ने सोचा कि जो पापड़ महादेव मंदिर के सामने डहरगंज से बिहारीपुर का रास्ता है, सुनसान रास्ता है, एकांत वाला रास्ता है, वहाँ पर आज जो भी निकलेगा हम लोग उसको लूट लेंगे, लूटने से कुछ ना कुछ हमको मिल जाएगा। ऐसे में हम लोग छुपे हुए बैठे थे, तब तक ये व्यक्ति हमको आता हुआ दिखाई पड़ा। ये पीछे पिट्ठू वाला बैग भी टांगे था, जिससे मुझे लगा कि त्योहार का दिन है, कुछ ना कुछ इस बैग में कीमती वस्तुएं होंगी। मेरा मारने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन जब मैंने इसको रोका तो ये हम लोगों से बिगड़ गया और मारधाड़
करने लगा। अगर मैं इसको जिंदा छोड़ देता तो ये मुझे पकड़ा देता। ऐसे में मैंने बचाव के लिए जो चाकू जीशान लाया था उसने इस पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। वो अकेला, हम 3 लोग थे, जिससे वो परास्त हो गया और हम लोग वहाँ से फरार हो गए। तब तक आप लोगों को इसकी सूचना प्राप्त होगी। ऐसे में पुलिस ओमेंद्र और वसीम को पकड़कर थाने ले कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत कर जेल भेज देती है और वो चाकू भी बरामद किया जाता है जिससे उसने अभिषेक शर्मा का कत्ल किया था। पुलिस जीशान को ढूंढ रही थी, लेकिन जीशान कुछ दिन बाद स्वयं कोर्ट के समक्ष सरेंडर कर देता है और अपना आरोप और इस हत्याकांड में शामिल होना वो जज साहब के सामने मान लेता है। लेकिन वो जब पूछा जाता है कि वो मोबाइल उसने कितने में बेचा था तो पता चलता है 4,000 रुपये में मोबाइल बेचा था और वो 4,000 रुपये का मोबाइल जिसने खरीदा था वो भी यही बता रहा था। यानी कि वो 4,000 रुपये का मोबाइल ही इनके हाथ लगा था और कुछ चंद रुपए इनके हाथ लगे थे। हमारी कहानी में आपने देखा होगा आज की कि कुछ पैसों की खातिर व्यक्ति अपने किसी के जीवन को समाप्त करने में भी जरा सा भी नहीं सोचता है। वो नहीं सोचता है जैसे तुम किसी के परिवार के चिराग हो, वैसे ही वो भी किसी का चिराग होगा। उसकी भी बहनें रक्षाबंधन में इंतज़ार कर रही होंगी और मैं ऐसी घटनाक्रम में उन भाइयों से भी कहना चाहूँगा, हो सकता है आपको ये मेरी बात पसंद ना आए, मैं कहीं पे आपको कमज़ोर बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसी घटनाओं में आपको समझना होगा जब आप फंस जाते हैं, जब आप अकेले होते हैं, वहाँ पर बहुत बहादुरी दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ पर बुद्धि, विवेक, संयम और चालाकी से कैसे अपने आप को बचाना है, अपने जीवन को बचाना है और जो कीमती वस्तु है वो उसको दे दो, क्योंकि मालूम है कि यहाँ पर अगर हमने कीमती वस्तु न दी तो मेरी जान के लिए खतरा हो सकती है। इस केस में अभिषेक ने ऐसा नहीं किया। उसने वो सामान देने में आनाकानी की, वह उनसे लड़ाई करने लगा। उसी लड़ाई में इन लोगों ने उसका कत्ल कर दिया। ऐसे केसों में जो सामान तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन ये जो कीमती जीवन ईश्वर ने व्यक्ति को दिया है वो पुनः वापस नहीं आ सकता है। जान है तो जहान है। इस चीज़ को चरितार्थ करना होगा, ऐसे अपराधों से बचना होगा, सतर्क होना होगा, जागरूक होना होगा, क्योंकि आज समाज में पैसों के लिए, संपत्ति के लिए व्यक्ति कब, कहाँ, कैसे, किसके ऊपर क्या न कर दे, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। आप सभी सावधान रहें, सतर्क रहें, सजग रहें, जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करते रहें। मेरा मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि अपराधों से प्रति जागृत करना है, जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत।